हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के पार्ट 34। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चन का सिलेक्शन करता हूँ जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला, और ये कई बार एग्जाम में रिपीटेड हो चुका है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है, रेखा AB के अनुसार उपयुक्त चित्र की दर्पण छवि कौन सी होगी। यानी आपको दो प्रतिबिंब पढ़ना होता है हमेशा, एक होता है जल प्रतिबिंब, एक होता है दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब का मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। दर्पण प्रतिबिंब में यदि आपका दर्पण इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, तो इसमें आपका इमेज जो है वो राइट से लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट से राइट हो जाएगा। दर्पण में दो कंडीशन होता है। यदि आपका दर्पण वर्टिकल रखा हुआ है, क्या है, वर्टिकल रखा हुआ इस तरह से, इसको बोलते हैं वर्टिकल या पार्श्व भी बोलते हैं इसको, ठीक है, पार्श्व भी बोलते हैं। इस कंडीशन में इमेज राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट होता है। यदि इमेज आपको इस तरह से, यानी दर्पण आपको इस तरह से रखा हुआ है, तो इसमें टॉप और बॉटम होता है, यानी ये जल प्रतिबिंब की तरह काम करता है। यदि आपका दर्पण हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो ये दर्पण जो होता है ये जल प्रतिबिंब की तरह काम करेगा। बॉटम वाला ऊपर चला जाएगा और टॉप वाला नीचे आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ पर अब क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर हमारा जो दर्पण रखा हुआ ये वर्टिकल रखा हुआ है, यानी वर्टिकल, यानी इसमें क्या होगा, राइट वाले लेफ्ट में चला जाएगा और लेफ्ट वाले राइट में। और जो ऊपर होता है सो ऊपर रहेगा और जो नीचे रहता है सो वो नीचे रहेगा। अब ये हमारा जो फिगर दिया हुआ है, इधर हमारा कलर किया हुआ, ठीक है, ऊपर, तो कलर वाला हमारा लेफ्ट साइड में है, ये कहाँ चल जाएगा, राइट साइड में। तो ये लेफ्ट में तो ये गलत, ये भी लेफ्ट में है, गलत। उसके बाद हमारा ये कलर किया हुआ ये लेफ्ट में सही है, ये भी सही है। उसके बाद ऊपर भी कलर किया हुआ है तो ये हमारा लेफ्ट में है, तो ये राइट में सही है। उसके बाद हमारा अब क्या बचा हुआ है, ये हमारे दो, मतलब कि अभी तक ये दो सही है। अब इसमें हमारा एरो बना हुआ है, ये त्रिभुज हमारा दिया हुआ है, इस तरह से बना हुआ है। इस त्रिभुज में दो निशान इस तरह से है, तो ये हमारा लेफ्ट साइड में, तो ये कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में। इसमें दो लाइन है, यहाँ पर देखिए एक ही लाइन है, इसका मतलब कि ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसमें दो लाइन है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, यदि दर्पण को MN रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो ये आपको दर्पण प्रतिबिंब इस तरह से रखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, राइट वाले वस्तु लेफ्ट में चला जाएगा और लेफ्ट वाले वस्तु राइट में। तब ये हमारा जो ई है, ये खुला हुआ मुंह हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है, तो ये पलट के हमारा इधर चल जाएगा। ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, सेम के सेम नहीं रहेगा, यानी ये हमारा सही है। बॉक्स नंबर सी हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए चित्रों में वर्गों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करना। तो एक बड़ा सा 1 2 3 4, इसी में छोटा 1 2 3 4, यानी 4 4 कितना हो गया, 8 हमारे पास हो गए। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 8। अब हमारा इसमें ये 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, यानी वर्ग हमारा सेम है, तो 4 में 4 से गुना करना। ठीक है, इसको हम नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 2 3 4। तो ये 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, 3 में 3 से गुना करेंगे 9, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 और 1 का 1 हो जाएगा। तो 16 4 20, 20 और 9 29, 1 30, 30 हमारा ये हो गया। इससे पहले मेरा 8 और था, तो कितना हो जाएगा टोटल, 38। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 4, उपरोक्त आकृति में कितने वर्ग हैं? तो एक बार हम ऐसे काउंटिंग करते हैं, एक बार हम नीचे की ओर काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4, नीचे से 2 3। मैंने क्या बताया, इस तरह से गुना करेंगे। 3 में 4 से गुना करेंगे 12, 2 में 3 से गुना करेंगे 6, 1 में 2 से गुना करेंगे 2, तो 12 6 18, 18 2 20। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूं अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 7:20 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई कितनी डिग्री का कोण बनाएगा? तो यहाँ पर आपको थीटा यानी एंगल निकालना है। तो थीटा बराबर फार्मूला मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। इसका फार्मूला होता है 30h - 11/2m। ये घड़ी में एंगल निकालने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो आप लोग इस फार्मूले को याद रख लीजिएगा। जब भी आपसे पूछ दिया जाए घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको एच का मतलब होता है घंटा, एम का मतलब होता है मिनट। तो ये 30 का 30 रहेगा और घंटा मेरा 7 है, -11/2, मिनट कितना है 20। 7 में 3 से गुना करेंगे तो 7 या 21, 1 0, -2 से काटेंगे तो 10, 10 में 11 से गुना करेंगे तो 110। अब इसको घटा देंगे, 0 में से गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 100, यानी 100 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आप 20 क्वेश्चन में 20 कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ जाइएगा और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, शाम के 6:51 PM पर घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने दो कोणों में से छोटे कोण की माप क्या होगी? तो मैंने अभी पिछले प्रश्न को आपको बताया है कि एंगल कैसे निकलता है। तो आप पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से उस फार्मूला को लिखिए। मैंने जो अभी आपको फार्मूला बताया उस फार्मूले पर सारे वैल्यू को बैठाइए और खुद से बनाने की कोशिश करिए। यदि आपका आंसर इन चारों ऑप्शन में से आ जाता है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर करिए। मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप अपने खुद से कोशिश करेंगे और खुद से बनाकर अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। तो ये हमारा 6:51 है। तो थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला 30h - 11/2m, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर ये 30 का मतलब हो जाएगा ये 30, एच का मतलब 6 - 11/2 गुने 51। इसमें गुना करेंगे 180 माइनस, अब ये 51 में 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 561 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारा 180 का 180 रहेगा माइनस, अब इसको 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, 0.5। उसके बाद जो बड़ा होता है उसी में से माइनस करेंगे तो 180 मेरा छोटा हो गया, जिसको माइनस करेंगे तो 0.5001 यानी 100.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। तो मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को 3 कॉन्सेप्ट बताता हूँ। वो 3 कॉन्सेप्ट यदि आप लोग समझ जाते हैं तो आप वेन डायग्राम के माध्यम से कथन और निष्कर्ष आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो मेरा पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्वेश्चन में रहता है कि सभी आम खट्टे हैं, सभी बैल लंबे हैं, सभी आदमी काले हैं। यानी यह बात करें सभी के लिए, तो सभी में क्या होता है कि एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ गया, तो ये सभी वाले डायग्राम बन जाएंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है,
दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कोई नहीं। कोई नहीं मतलब जैसे कोई आदमी काला नहीं है, कोई बत्तख काला नहीं है, वे लोग आदमी नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि सर्किल चाहे 3 हो, 4 हो, 2 हो, कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच नहीं करेगा। ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, तीसरा कॉन्सेप्ट है कुछ कुछ वाले। कुछ कुछ में क्या होता है कि कुछ आम खट्टे हैं, कुछ ईंटा लाल है, कुछ घर छोटा है। तो इसमें सर्किल 2 या 3 हो तो ये दोनों सर्किल एक दूसरे को चैन की तरह काटेंगे। ठीक है, चैन की तरह काटेंगे। तो ये कुछ कुछ वाला हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताया। इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट से आप वेन डायग्राम के माध्यम से कथन और निष्कर्ष को आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले कॉन्सेप्ट को। हो गया, अब क्वेश्चन बनाते हैं। कुछ कुछ आ गया। तो कुछ में क्या होता है, 2 डायग्राम होगा जो दोनों को ऐसे काट देगा। तो कुछ पीन शार्प है, तो ये पीन हो गया और ये शार्प हो गया। ये कुछ वाला डायग्राम बन गया। आगे है सभी शार्प धातुएं हैं, सभी वाला। तो ये शार्प को घेरेंगे क्योंकि पीन को तो नहीं करेगा, शार्प है ना, तो धातु है, तो ये धातु हो गया। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। सभी धातुएं पीन है नहीं। सभी धातु पीन नहीं हो सकता क्योंकि हमारा पीन जो है छोटा है और धातु बड़ा है। तो धातु जो है वो पीन के अंदर नहीं अट सकता, इसलिए पहला निष्कर्ष गलत है। कुछ धातुएं शार्प हैं, ये कुछ धातु शार्प हो सकता है क्योंकि धातु बड़ा है और शार्प छोटा है। तो बड़ा वाला चीज छोटे में थोड़ा सा अटता है, यानी दूसरा निष्कर्ष मेरा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ स्कूटर वाहन कुछ वाले हैं, यानी 2 इसमें कट जाएंगे। ठीक है, तो ये स्कूटर हो गया और ये वाहन है। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम समझ में आ गया होगा। आगे लिखा है कि सभी वाहन तेज हैं। तो सभी वाहन है तो इस तरह से बनेगा, सभी वाहन तेज हैं। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। कुछ स्कूटर तेज होते हैं, कुछ स्कूटर तेज हैं, तो बिल्कुल है, ये इसको इस तरह से काटा हुआ, पहला सही है। सभी तेज वाहन नहीं हो सकता क्योंकि बड़े वाला चीज छोटा में नहीं हो सकता, तो ये हमारा नहीं होगा, केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको क्या लिखा हुआ कि दी गई आकृति में वृत्त स्नातक को निरूपित करता है, यानी ये जो हमारा वृत्त है ये किसको करता है, स्नातक को। ठीक है, वृत्त को हो गया स्नातक है। आगे लिखा हुआ त्रिभुज कामगार, ये मेरा त्रिभुज है, तो ये किसको करता है, कामगार को। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, वर्ग जो है वो पारा स्नातक, ये हमारा वर्ग है, तो ये पारा हो गया, इसको निरूपित करता है। तो कौन सा क्षेत्र स्नातक और पारा स्नातकों को भी निरूपित करता है लेकिन कामगार को नहीं, मतलब ये हमारा चाहिए, ये हमें चाहिए, कामगार हमें नहीं चाहिए मतलब कि हमको त्रिभुज वाला सारा का सारा पार्ट काट देना होगा। त्रिभुज कहाँ से लेके, यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी इसके अंदर जो भी है वो हमारा आंसर नहीं है। तो हमको चाहिए पारा और स्नातक वाला। तो हमारा एफ ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, दी गई आकृति में वृत्त वाहन को, यानी वृत्त जो है ये वाहन को निरूपित करता है। त्रिकोण 4 पहिया को, त्रिकोण जो है ये 4 पहिया हो गया, और आयत किसको निरूपित करता है, कार को। तो अब इसमें उसी तरह से बनाना है, कौन सा क्षेत्र कार और 4 पहिया को निरूपित करता है लेकिन वाहन को नहीं, मतलब ये हमें वाहन नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए का मतलब सर्किल में जो भी होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये सर्किल सभी के सभी खत्म हो गया। तो अब हमको चाहिए सिर्फ त्रिभुज और आयत में जो कॉमन है। तो क्यों ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दिए गए वर्णों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? इटालियन, स्पेनिश भाषा। इटालियन जो है वो भाषा है, लेकिन स्पेनिश जो है ये भी भाषा, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या है, अलग है। अब भाषा में ही आएगा, यानी ये हमारा सी हो गया। ये दोनों भाषा है इसलिए वो भाषा के अंदर आएगा, लेकिन ए और बी अलग अलग इसलिए अलग अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों का सही प्रतिनिधित्व करता है? कर्नाटक है, भारत है, एशिया है। तो कर्नाटक जो है वो किसके अंदर आता है? भारत के अंदर आता है। अब भारत किसके अंदर आता है? एशिया के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स वाई का बेटा है। एक्स जो है ये वाई का बेटा है, वाई जेड की पत्नी है, यानी ये जेड हो जाएगा। जेड की पत्नी, पत्नी के लिए दोनों तरफ एरो करते, ठीक है, ये हमारा पति हो गया। डब्लू जेड का पिता है, डब्लू यहाँ ऊपर चल जाएगा। तो वाई डब्लू का क्या होगा? वाई जो हो जाएगा वो डब्लू का पुत्र हो गया, यानी बहू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, यदि सी के पुत्र एफ और जेड हैं, यानी ये हमारा सी है, सी के पुत्र कौन कौन है? एफ है और जेड है, ठीक है। उसके बाद तथा जेड का विवाह, जेड का यानी जेड है, तो जेड का विवाह किससे हुआ है? भी से हुआ। तो ये हमारा ये इसका पत्नी हो गया। तो भी का एफ से क्या संबंध होगा? भी का, तो भी जो हो जाएगा वो भाभी हो जाएगा, भाभी, साली, ननद, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, और तो इसी क्रम में पश्चिम कौन सी दिशा में बन जाएगी? तो ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अब इसके बीच में भी आता है, ये उत्तर पूर्व है, ये उत्तर पश्चिम है, ये दक्षिण पश्चिम है और ये दक्षिण पूर्व है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ समझ गए होंगे। अब यहाँ क्या बोला है कि दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व हमारा यहाँ पर है, दक्षिण पूर्व इधर है, दक्षिण पूर्व यहाँ पर है। अब ये क्या बन जाता है? उत्तर। तो ये यहाँ से आया इतना, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आने के लिए इसको कितना डिग्री, यहाँ से 45, 90, 135 डिग्री इसको घूमना पड़ा, ठीक है। उसी प्रकार से उत्तर पूर्व, तो ये हमारा उत्तर पूर्व है। तो ये क्या बन जा रहा है? पश्चिम। यहाँ से 45, 90, 135, यानी पश्चिम पर आने के लिए 135 डिग्री हमको घूमना पड़ा। तो उसी प्रकार से पश्चिम जो हो जाएगा यहाँ से 45, 90 और 45 यानी 135। तो ये हमारा बन जाएगा पूरब दक्षिण, यानी दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, यदि दक्षिण पूर्व दिशा, सेम उसी प्रकार से, तो आप लोग पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद से बनाइए। तो ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो क्वेश्चन बोला है कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर बन जाए, तो ये हमारा दक्षिण पूर्व है, ठीक है, ये दक्षिण पूर्व है। तो ये क्या बन जाता है? उत्तर बन जाता है। तो इसको यहाँ से यहाँ जाने में कितना डिग्री लगा? 135 डिग्री लगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ 45, 90, 135 हो गया, यानी टोटल कितना हो गया? 135 डिग्री। और उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम बन जाता है। तो उत्तर पूर्व मेरा यहाँ पर है, तो इसको हमको घुमाना है 35 डिग्री। तो यहाँ से 45, 90, 135, तो यहाँ पहुँच गए 135 डिग्री। और इसी प्रकार से सभी दिशाएं परिवर्तित हो जा रहे। तो कौन सी दिशा उत्तर बन जाएगी? कौन सी दिशा है?
जो उत्तर बन जाएगी, तो ये आपको बताना है। ठीक है, जो उत्तर बन जाए तो उत्तर हमारा कौन सा बनेगा, इसको यहाँ से लाएंगे 45, 90, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दक्षिण पश्चिम है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने वाली अगली संख्या बताना है। ये आपको नंबर सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तब आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपको 0, 1, 8, 27 और ये आपको बताना है। तो ये हमको इसमें अगर हम जोड़ते हैं तो ये 1 आया, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 7 जोड़ने पा रहा है, फिर इसको जोड़ने में हमको कितना लग जा रहा है, 17 में से 8 गया 9, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि ये 0 है, 1 है, ये 8 है, ये 27 है। उसके बाद हमको बताना है, तो ये 0 का हम क्यूब करेंगे तो 0 आएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 27। उसी प्रकार से अगर हम 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 4 का क्यूब होता है 64, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से वीडियो पर बने रहें। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, किसी निश्चित कूट भाषा में 324 का अर्थ आर यू ऑल राइट, 783 का अर्थ यू कम होम और 9271 का अर्थ वी आर एट होम। तो कौन सा अंक है जो कम को दर्शाता है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको टोटल 3 लाइनें, 1, 2, 3 लाइनें, टोटल आपके पास 3 लाइन है। ठीक है, तो तीनों लाइन को हम पहले लिख लेते हैं। पहला में है 324, दूसरा में कितना है, दूसरा में है 783 और तीसरा में कितना है, तीसरा में है आपको 9271 और आपसे क्या पूछ रहा है, कम। तो पहला लाइन में चेक करें कम है कि नहीं। पहला लाइन में आर यू ऑल राइट, यानी हमारा आंसर यहाँ से नहीं आएगा। उसके बाद है यू कम होम, हमारा आंसर यहाँ से जरूर आएगा। तीसरा में भी कम नहीं है, हमारा आंसर यही 3 में से होगा, 7, 8, 3 में से कोई एक हमारा आंसर होगा। तो ये मिला, इसको काट दिए, ये 3 मिला काट दिए, तो इसमें क्या बच गया, 8 इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना। ये आपको अल्फ़ाबेट वाले, मैं हर एक वीडियो में आपसे बोलता हूँ अल्फ़ाबेट जितने भी होते हैं, ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट होते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, ए से लेके जेड तक सभी अल्फ़ाबेट के नंबर याद कीजिए और ए से लेके जेड तक सभी अपोजिट लेटर भी याद कर लेते हैं। तो आपको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट इसी पर बना होता है। यदि आपको नंबर मालूम है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, यदि अपोजिट लेटर मालूम है तो आप खुद आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर PUNE पुणे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है, SXQF। यदि आपको नंबर मालूम होता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। P का मतलब होता है 16, U का मतलब होता है 21, N का मतलब होता है 14, E का मतलब होता है 5, S का मतलब होता है 19, X का मतलब होता है 24, Q का मतलब होता है 17, F का मतलब होता है 6। अब देखिए 16 से 19 कैसे हुआ, इसमें 3 ऐड हुआ होगा, तब तो 21 से 24 कैसे हुआ होगा, इसमें भी 3 ऐड हुआ होगा। 14 से 17 होने के लिए इसमें भी 3 ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद आपको अब क्या दिया हुआ है, लास्ट में ये 5 से 6, यानी लास्ट में 1 बढ़ा हुआ। ठीक है,
लास्ट में कितना बड़ा हुआ है, 1 बड़ा हुआ है। तो उसी प्रकार से हम सोल्व करेंगे। CT को CITY, पहला में कितना जोड़ना है, 3 3 3, इसमें 1 जोड़ेंगे। तो C का होता है 3, 3 और 3 कितना हो गया, 6, 6 जो होता है वो F का होता है। I होता है 9, 9 और 3 12, 12 होता है L। T होता है 20, 20 और 3 23, 23 जो होता है वो W और Y के बाद Z। FLWZ, ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने अभी हाल ही में पिछले क्वेश्चन को एक बताया था, तो आप लोग पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। मैंने जो आपको जिस विधि से बताया है आप लोग उस तरीका से सॉल्व करिए, तो आसानी से आप लोग आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो पहले मैंने क्या बताया कि इसमें कितने लाइन है, 1 2 3, टोटल आपके पास 3 लाइन है। तो हम क्या करेंगे, तीनों लाइन को क्या करेंगे, लिख लेंगे। पहले सबसे पहले तो आपको तीनों लाइन लिखना है। पहला है 834, दूसरा है 456 और तीसरा है 852। अब चेक करना है कि हमको से पूछ क्या रहा है, फ्रेश। तो पहला में क्या लिखा हुआ है, एयर एंड कूल, यानी इसमें फ्रेश नहीं है तो यहाँ से आंसर नहीं मिलेगा। दूसरा में एयर इज फ्रेश है, यानी हमारा आंसर यहाँ से मिलेगा। उसके बाद कूल इज वेट, यहाँ हमको नहीं मिलेगा। यानी 4 5 6 में से कोई मेरा आंसर होगा। तो ये 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 6 बच गया। तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।